गुड मॉर्निंग। तो बायोलॉजिकल विद मनीष में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आज हम स्टडी करेंगे। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो है वो 9th क्लास के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ 9th क्लास का चैप्टर है बायो का। तो पहला क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं। ये इंटेक्स का पहला क्वेश्चन है। तो हु डिस्कवर द सेल, सेल की डिस्कवरी किसने की थी। और इसी में दूसरा क्वेश्चन है हाउ, तो उसने सेल की डिस्कवरी किस तरीके से की थी। तो इसका सिंपल सा आंसर बनता है कि रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1665 में की थी। अब इसमें यह है कि किस तरीके से उसने डिस्कवरी की थी। तो सुनिए किस तरीके से उन्होंने डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक एक्चुअल में एक माइक्रोस्कोप जो थे वो बना रहे थे। वो माइक्रोस्कोप था प्रिमिटिव, शुरुआती माइक्रोस्कोप था, इसलिए उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। ज़्यादा पावरफुल नहीं था। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप को बना लिया तो माइक्रोस्कोप को बनाने के बाद उन्होंने क्या करा, उसके अंदर उसको चेक करना चाहा तो उसके अंदर कुछ रखेंगे, जब उसमें से देखेंगे जब ही वो चेक होगा। तो उन्होंने आइडिया लिया कि साइड में एक प्लांट है, उस प्लांट की थोड़ी सी जो छाल होती है, उसकी लेयर होती है, उसे उतार लेता हूँ और उसको इसके नीचे रख के देखूंगा। तो इसी तरीके से उन्होंने क्या करा कि साइड में जो प्लांट था, उनके लैब के साइड में जो प्लांट था, उस प्लांट की छाल जो थे उसको यहाँ पे लिखा है इन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। उसकी जो छाल थे, उसका जो टिश्यू था कॉर्क टिश्यू, उसकी छाल को उतार के ले आए। उसमें था कॉर्क टिश्यू। उसको जब उन्होंने देखा तो उन्हें कुछ कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर जो थी इस तरीके की उसमें बनी हुई दिखी। तो ये जो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर थी ये उन्हें कैसे दिखाई दे रही थी, ये एम्प्टी दिखाई दे रही थी, खाली दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो कंपार्टमेंट है, ये जो है ये क्या है, खाली है। अब खाली को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी कहते हैं। लैटिन भाषा में एम्प्टी को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो उन्होंने क्या करा, लैटिन भाषा से एक वर्ड लिया सेल और उसको नाम दे दिया सेल। मतलब इसी तरीके से इन कंपार्टमेंट्स को नाम क्या दे दिया? सेल दे दिया। तो इस तरीके से जो सेल थी उसकी डिस्कवरी हुई। तो आप ये बात जो है इसमें बता सकते हो, जैसे कि इन्होंने लिख के भी बताया कि ही एग्जामाइन द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर ए सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप and saw a multitude of tiny hole space that he remarked look like the walled compartment of honeycomb। ये उन्हें कैसे दिखाई दे रहे थे? हनीकॉम्ब के जो वाल्ड कंपार्टमेंट होते हैं उसकी तरह दिखाई दे रहे थे। तो चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बताया गया है व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? तो आप इजीली जो है इसको बता सकते हैं, जैसे कि आंसर भी लिखा हुआ उन्होंने, पर समझ के देखते हैं इसे। तो देखिए, आप एक ऑर्गेनिज्म हो या आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को सोच लीजिए। वो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किसका बना हुआ होता है? वो ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं उनका बना हुआ होता है। और ऑर्गन सिस्टम किसके बने हुए होते हैं? ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो ऑर्गन्स के बने हुए होते हैं। और ऑर्गन्स को अगर आप देखोगे तो ऑर्गन्स किसके बने हुए होते हैं? ऑर्गन बने हुए होते हैं टिश्यू के। और टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है। तो अलग अलग सेल्स मिलके क्या बनाती है? टिश्यू को बनाती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि एक सेल जो है वो आपस में जुड़कर क्या बनाती है? वो टिश्यू बनाती है, ऑर्गन बनाती है, ऑर्गन सिस्टम बनाती है, और इस तरीके से ऑर्गेनिज्म को बनाती है। तो एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो किसे कहा जा सकता है? वो कहा जा सकता है सेल को। तो सेल क्या होती है? स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ठीक है। तो ये थी इसकी पहली लाइन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड दिस सो दैट द सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद क्वेश्चन दूसरी चीज़ भी पूछी है कि ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी होती है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो सेल होती है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो किसका काम करता है? वो रेस्पिरेशन करने का काम करता है, फूड को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। इसी तरीके से प्लांट के अंदर जो होता है क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। इसी तरीके से राइबोसोम होता है आपके अंदर, और प्लांट के अंदर वो क्या काम करता है? वो प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल आपके लिए क्या करती है? काम करती है अलग अलग तरीके से। तो सेल क्या है? फंक्शनल यूनिट भी है आपकी। तो इस तरीके से जो है आप इसको बता सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए। फॉर एग्जाम्पल फेगोसाइटिक सेल्स ईट द
ईट और किल द अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल इनसाइड द बॉडी। आपके बॉडी के अंदर कुछ फेगोसाइटिक सेल्स होती है जो WBC की होती है, मैक्रोफेज होती है, नेचुरल किलर टी सेल्स होती है। ये क्या करती है, आपके बॉडी में आने वाली अनवांटेड सेल्स को या फॉरेन पार्टिकल्स को मार देती है। इसी तरीके से अलग अलग सेल्स होते हैं, जैसे पेनक्रेटिक सेल्स होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन सेल्स होती है, लिवर सेल्स होती है। ये अलग अलग तरह के एंजाइम्स और हार्मोन रिलीज करती है जो आपकी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने का काम करती है। तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है 3rd क्वेश्चन, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड द वाटर इज मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। किस तरीके से आपके सेल के अंदर CO2 एंड वाटर जो होते हैं मूव करते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको 2 चीज़ें जो है वो समझनी पड़ेगी। पहले एक होता है डिफ्यूज़न और एक होता है ऑस्मोसिस, और इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो आपको समझना पड़ेगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम ऑस्मोसिस से स्टार्ट करते हैं। तो डिफ्यूज़न ले लेते हैं पहले। तो डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न होता है कि कोई भी सब्सटेंस या सॉल्यूट जो है वो क्या करेगा, या सॉल्यूशन वो मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये बात आपको यहाँ पे याद करनी है कि जब चीज़ें होती हैं, जैसे कि सॉल्यूट होता है या सॉल्यूशन होता है या सब्सटेंस होता है, वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जब मूव करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना जो बात वर्ड मैंने बोले है, मैंने सॉल्यूट बोला है, सॉल्यूशन बोला है, प्लस सब्सटेंस बोला है। और जब कोई सॉल्वेंट मतलब वाटर जैसे कि सॉल्वेंट है, जब सॉल्वेंट जो होता है मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, तो जो CO2 होगी वो कब वो क्या करती है, वो आपके सेल के अंदर मूव करती है ब्लड से। तो CO2 होती है, CO2 क्या करेगी, मूव कर O2 होती है। जैसे कि आप जब सांस लेते हो तो सांस लेते वक्त आप एयर को अपने अंदर खींचते हो। जब आप एयर को अपने अंदर खींच लेते हो, एयर आपके अंदर भर जाती है तो आपके ब्लड के अंदर आ जाती है, और ब्लड के अंदर क्या होती है, आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और जो आपकी सेल होगी वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि सेल ऑक्सीजन को यूज़ करके किस में कन्वर्ट कर देता है, CO2 में। तो सेल के अंदर CO2 की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा, और ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम। तो जब आपका शरीर ब्रीदिंग करता है तो ब्रीदिंग करते वक्त वो ऑक्सीजन को, एयर को क्या करता है, अपने अंदर अब्जॉर्व करता है, और जब एयर आपके अंदर आएगी तो वो आपके ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है, और ब्लड से काफ़ी डिफ्यूज़ हो जाती है सेल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, फ्रेश एयर में ज़्यादा होती है, और यहाँ पे क्या होती है, कम होती है। तो हायर से लोअर में ये मूव कर जाता है, और CO2 जो होती है वो यहाँ पे ज़्यादा होती है सेल के अंदर, और ब्लड के अंदर क्या होती है, कम मात्रा में होती है, तो वो ब्लड के अंदर क्या कर जाती है, मूव कर जाती है। तो इस तरीके से जो आप डिफ्यूज़न को जो है समझ सकते हो। उसी तरीके से अगर आप बात करते हो वाटर की, तो वाटर अगर आप देखते हो तो आपको क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो। आप एक बीकर ले लीजिए, उस बीकर के अंदर जो होते हैं आप एक सेल जो होता है वो डाल दीजिए, या किशमिश जो होती है वो डाल दीजिए। ठीक है, डालने के बाद इसके अंदर जो आप वाटर डालेंगे उसके अंदर क्या होना चाहिए, वो हाइपरटोनिक होना चाहिए। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का मतलब ये है, इस वाटर के अंदर आपको नमक मिलाना, ढेर सारा साल्ट जो है वो मिला देना। जब आप इसमें ढेर सारा साल्ट मिला देंगे तो इसकी जो ये क्या बन जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा इस सेल के लिए या इस किशमिश के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वाटर होता है, वाटर की ऑस्मोटिक पोटेंशियलिटी क्या होती है, 0 होती है। जब आप इसमें साल्ट मिलाएंगे तो साल्ट के अकॉर्डिंग इसकी ऑस्मोटिक पोटेंशियलिटी कम होती चली जाएगी, -1, -2, -3, -4। मान लीजिए इसकी ऑस्मोटिक पोटेंशियलिटी कितनी हो चुकी है, -4। और यहाँ पे जो किशमिश होगी, किशमिश के अंदर जो सॉल्वेंट है, मतलब जो इसका वाटर है, सेल के अंदर जो वाटर है उसके अंदर जो ऑस्मोटिक पोटेंशियलिटी होगी वो इतनी कम नहीं होगी, तो वो होगी लगभग -2 के करीब। तो कौन सी चीज़ बड़ी है, -2 जो होता है वो बड़ा होता है -4, तो -2 बड़ा होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से वाटर मूव कर जाएगा इसके अंदर। तो हायर कंसंट्रेशन कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी सेल के अंदर, किशमिश के अंदर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, और ये कहाँ पे मूव कर जाएगा, बाहर की तरफ।
अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लेते हैं तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक पोटेंशियलिटी किसकी ज़्यादा होती है, वाटर की होती है। तो वाटर इसके अंदर क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। तो इस तरीके से जो है आप इस चीज़ को देख सकते हो, समझ सकते हो और बता सकते हो आंसर यहाँ पे कि CO2 जो होती है वो डिफ्यूज़न के थ्रू और वाटर जो होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू क्या करता है, मूव करता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाई इज द प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड द सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो देखिए आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हर किसी मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास नहीं होने देती, क्योंकि कई मॉलिक्यूल क्या होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं और कई जो होते हैं छोटे होते हैं। जो छोटे होते हैं और जो उसमें से पास हो जाते हैं वे सेलेक्टिवली उसमें से निकल पाते हैं, और जो बड़े होते हैं वे क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। वे फिर दूसरे तरीके जो हैं वो यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के। तो आपकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल इसलिए कहलाती है क्योंकि वो हर तरीके के मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती, कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, अलाउ करती है पास होने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो देख लेते हैं आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, 5th देख लेते हैं। फिल द गैप ऑफ द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे क्या किया गया, प्रोकैरियोटिक्स आपको दिए गए हैं और यूकैरियोटिक्स आपको दिए गए हैं, तो इसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो आपको बताना है। कुछ डिफरेंस इन्होंने बता दिए और कुछ जो है यहाँ पे छोड़ दिए जो आपको यहाँ पे कवर करनी है। तो इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। वैसे आप इसमें भी देखिए ये इसका आंसर है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपको डिफरेंस बताना है। ये आप 9th क्लास के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में ईजिली ये आ जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वे प्रिमिटिव सेल्स होते हैं जो धरती पर सबसे पहले बने थे। ये सेल्स ज़्यादा डेवलप नहीं होते, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कि ये कैसे हो गए, ये ज़्यादा डेवलप नहीं है, मतलब ये स्मॉल साइज़ के हो गए। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं ये कैसे होते हैं, ये जर्नली स्मॉल साइज़ के होते हैं, और ये कैसे होते हैं, जर्नली लार्ज साइज़ के होते हैं। अब ये सेल्स क्या होते हैं, ज़्यादा डेवलप नहीं थे, तो इनका न्यूक्लियर रीजन जो होता वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ। तो देखिए ये सेल होती है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, मतलब DNA जो होता है फोल्डिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये तो होती है हमारी यूकैरियोटिक सेल। मगर जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उसके अंदर वो जो क्रोमोसोम है वो अपने आप ही क्या होता है, उलझा हुआ पड़ा हुआ होता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, क्रोमेटिड कह देते हैं, या क्या कह देते हैं हम, दूसरा नाम क्या होता है, न्यूक्लियोइड जो है उसे कह देते हैं। अगर वही क्रोमोसोम जो उलझा हुआ पड़ा है, अगर वो एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड हो जाता है तो उसी को हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियस कह देते हैं। तो ये डिफरेंस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। तो हम क्या कहेंगे, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, इसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो एक ही होता है, ये जो उलझा हुआ इसमें रहेगा, ये क्या होता है, एक ही क्रोमोसोम होता है। और यहाँ पे क्या होता है, मोर देन 1 क्रोमोसोम जो है प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से आप बताएंगे कि जो ये हमारी सेल है, इसके अंदर जो राइबोसोम है, इसके अंदर गोल्गी अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सभी मेम्ब्रेन से क्या रहते हैं, कवर्ड रहते हैं। तो ये क्या रहेंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जो ऑर्गन होते हैं, इसके अंदर तकरीबन ज़्यादा ऑर्गन होते ही नहीं, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वाल होती है, राइबोसोम होता है, न्यूक्लियोइड्स होते हैं, सिर्फ ये 4-5 ही इसके अंदर क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सेल ऑर्गेनल किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते। तो ये आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 6, नेम द 2 ऑर्गेनल इन ए प्लांट सेल्स दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल एंड राइबोसोम। तो आपको ये बताना है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार जो है बच्चा ये समझ लेता है कि जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर बना के बताऊँ आपको, तो ये तो हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, DNA प्रेजेंट होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। और ये होता है राइबोसोम, जिसकी इसने बात की है। तो आप देखोगे कि सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस और राइबोसोम प्रेजेंट है। मगर अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 ऑर्गेनल्स के नाम बताइए जो सेल के ही ऑर्गेनल्स हो और उनके अंदर भी क्या मिले, DNA मिले और राइबोसोम उनके अंदर भी मिले। तो जो सेल ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल के में यहाँ पे बतानी है कि उसके अंदर क्या मिले, उसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल मतलब DNA मिले और राइबोसोम उसके अंदर भी मिले। तो ये आपको यहाँ पे बताना है।
तो देखिए आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, प्लस में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक नाम तो आप बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, राइबोसोम है, प्लस में क्या प्रेजेंट है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। उसी के साथ अगर आप प्लांट सेल को देखते हैं तो प्लांट सेल्स के अंदर भी जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो उसके अंदर भी जो होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिल जाएगा राइबोसोम्स और डीएनए। तो यहाँ पे जो होता है आप इन दोनों के नाम बता सकते हो, प्लास्टिड मतलब कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसे प्लास्टिड कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया। अब 7th क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल बी हैपन। अगर आप उसका ऑर्गेनाइजेशन तोड़ देंगे तो सेल के साथ क्या होगा। तो आप इसमें बता सकते हैं द सेल ऑर्गेनल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉपर फंक्शन ऑफ सेल एज ईच ऑफ द perform some specific function. Naturally, if any of these organelles are destroyed, the function of cell will be stopped and it may be result in the death of cell. सिंपल सी बात है, ये बता रहा है कि सेल जो होती है उसकी जो ऑर्गेनल्स है वे सेल के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर आप सेल्स को ब्रेक डाउन कर देंगे, उसके ऑर्गेनाइजेशन को ब्रेक डाउन कर देंगे तो सेल्स फंक्शन नहीं कर पाएगी और हम कहेंगे कि सेल की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। अब देखिए 8th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th के अकॉर्डिंग। तो वाई आर द लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग। लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है। तो आप लाइसोसोम्स को जो है वो समझ लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि देखिए गोल्गी अपरेटस होता है आपका, गोल्गी अपरेटस के जो वेसल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, काफ़ी थिक हो जाते हैं साइड से, और बाद में ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और ब्रेक डाउन होकर क्या बनाते हैं, एक अलग तरह का सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है बना देते हैं। तो इसको हम कहते हैं लाइसोसोम। ये प्राइमरी लाइसोसोम होता है। प्राइमरी का मतलब क्या है कि इस लाइसोसोम्स के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, मगर ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। बाद में ये प्रोटीन क्या हो जाते हैं, एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। और टर्सरी लाइसोसोम क्या टर्सरी लाइसोसोम क्या होता है, टर्सरी लाइसोसोम्स में क्या होता है, ये एंजाइम्स जो होते हैं सेकेंडरी में तो एक्टिवेट हो गए थे, टर्सरी में ये आपकी सेल के अंदर आने वाले कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स होगा उसको इनगल्फ करने का, या जो चीज़ आपको नुकसान पहुंचाएगी उसको इनगल्फ करके उसे डिजनरेट करने का जो काम करता है। लाइसोसोम का मेन फंक्शन होता है कि आपकी सेल के अंदर कोई चीज़ आई है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, जो भी आपको इफेक्ट करेगा, तो उसको डिस्ट्रॉय करना और आपकी सेल को प्रोटेक्ट करना जो होता है वो लाइसोसोम का क्या होता है, फंक्शन होता है। तो लाइसोसोम क्या करेगा, टर्सरी लाइसोसोम उसको मार देगा, और क्वार्टरी जो होता है उस डाइजेस्टेड पार्टिकल को आपकी सेल से बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से लाइसोसोम की जो होती है 4 कैटेगरी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरी। तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, कई बार ये एंजाइम्स के बेस पर उस बैक्टीरिया, वायरस को नहीं मार पाता, तो ये खुद को क्या कर लेता है, ब्रस्ट कर लेता है। ये सेल के अंदर ही कुछ ऐसे सेलुलर डैमेज हो जाए जिसके कारण सेल जो है प्रॉपर फंक्शन ना कर पाए, तो ये खुद को क्या कर लेता है, खुद को ही मार ले, मतलब खुद इसके एंजाइम खुद को ही क्या कर देते हैं, डिजनरेट कर लेते हैं, और साथ में सेल्स भी क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है। तो इसलिए इसे कहते हैं सुसाइडल बैग, क्योंकि ये अपने आप ही क्या कर लेता है, अपनी जो बॉडी है उसको डिजनरेट कर देता है, और साथ में सेल को भी, ताकि बाकी सेल्स जो है वो क्या रहे, प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर आर द प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द सेल। सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसिस होता है, तो इसका आप एक वर्ड में भी और एक लाइन में भी आंसर दे सकते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, और राइबोसोम के अंदर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है सेल के अंदर। अब देखिए ये इन टेक्स्ट के क्वेश्चन थे जो आपके कवर हो चुके हैं। अब है एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज में जो होता है, पहला क्वेश्चन आपका डिफरेंस पूछा गया, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का क्वेश्चन जो होता है डिफरेंस में, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर पूछी जाती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम का भी इंपॉर्टेंट है, और राइबोसोम भी। ये कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इनको आपको ध्यान से करना है। तो जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल है, इसमें डिफरेंट जो है वो पूछ लेते हैं। तो प्लांट सेल्स जो होती है वो क्या होती है, लार्ज साइज होती है, और एनिमल सेल्स क्या होती है उसके कंपेयर में स्मॉल साइज होती है। प्लांट सेल्स की जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और सेल मेम्ब्रेन के साइड में एक और मेम्ब्रेन होती है जिसे सेल वाल कहते हैं, जो सबसे बाहर होती है। उसके बाद होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मगर एनिमल सेल पर कोई भी सेल वाल प्रेजेंट नहीं होती है, उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ सेल वाल प्रेजेंट होती है। इसी के साथ
प्लांट सेल्स जो होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट जो कि और क्रोमोप्लास्ट होता है। और एनिमल सेल्स में किसी भी तरह का प्लास्टिड नहीं होता। प्लांट सेल्स में सेंट्रोमियर अब्सेंट होते हैं, ये प्लेट्स के द्वारा, सेल प्लेट्स के द्वारा सेल को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और एनिमल सेल्स जो होता है वो सेंट्रोसोम्स के द्वारा क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करता है। प्लांट सेल्स में वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं और वे लार्ज होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं मगर वे स्मॉल साइज के होते हैं। प्लांट सेल जो होता है फूड को स्टोर करता है स्टार्च के रूप में, और एनिमल जो होता है वो फूड को स्टोर करता है ग्लाइकोजन के रूप में। लाइसोसोम जो होता है इसमें प्रेजेंट भी होते हैं और नहीं होते हैं, और उनकी संख्या कम ही रहती है, मगर एनिमल सेल्स में लाइसोसोम्स की संख्या क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तो ये था आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल। और इसके बाद जो है आप इसमें प्लांट सेल की और एनिमल सेल की स्ट्रक्चर भी जो है वो ड्रा कर सकते हैं। अब देखिए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में इन्होंने क्या कर लिया, क्वेश्चन पूछ लिया, डिफरेंस पूछ लिया। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक, और यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है बुक ने, वो क्या है, यहाँ पे लिखना तो उसे प्रोकैरियोटिक, ठीक है, और यूकैरियोटिक, ठीक है। तो इसको आप ठीक कर लेना। इसके बाद इसके डिफरेंस पढ़ते हैं। जैसे पहले भी हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक क्या होती है, स्मॉल साइज होती है, यूकैरियोटिक क्या होती है, लार्ज साइज होती है। चलो आपको एक और तरीका बताते हैं, आपको मतलब याद ही नहीं करना पड़ेगा, बस डायग्राम देख के आप डिफरेंस बता सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2 डायग्राम बनाऊंगा, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स का और एक यूकैरियोटिक का, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखना और आपको इसमें पता चल जाएगा। जैसे कि ये है, देखिए पहले कॉमन जो है वे चीज़ें बना देता हूँ मैं। तो देखिए सेल जो है, सेल वाल कहते हैं हम इसे, ये सेल वाल जो होती है वो दोनों में प्रेजेंट होती है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी दोनों में प्रेजेंट होती है। इसके बाद इसमें बीच में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता। तो ये डिफरेंस आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इस तरीके से। तो इसमें भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, मगर डिफरेंस ये होता है कि यूकैरियोटिक का जो साइटोप्लाज्म है वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करता है। क्या शो करते हैं, स्ट्रीमिंग मूवमेंट, ठीक है, स्ट्रीमिंग जैसे बहता रहता है। और इसका क्या होता है, इसका स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो नहीं करता। तो ये बात जो है आप इसमें बता सकते हो। इसके साथ जो है अगर देखें हम, तो इसमें और क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट नहीं होता। राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, मगर वो राइबोसोम कैसा होता है, राइबोसोम होता है 18S, और इसमें जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो होता है 17S। तो ये यहाँ पे डिफरेंस रहता है, इसको बता सकते हो। गोल्गी एपैरेटस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, वैक्यूल्स इसमें जो होते प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से आप ढेर सारे बता सकते हैं कि इसके अंदर जो होते हैं ER प्रेजेंट है, इसके अंदर जो होते हैं जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस जो होता है प्रेजेंट होता है। तो आप सिर्फ स्ट्रक्चर को देखकर याद कर सकते हो और ये बता सकते हो कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्या नहीं प्रेजेंट होता। उसके बेस पे आपका इसका डिफरेंस जो है वो इजीली लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। थर्ड क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का, और इसमें पूछा गया कि व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रप्चर और ब्रेक डाउन। अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर देंगे तो क्या होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो कि सराउंडेड द सेल। अगर देखिए यहाँ पे 2 केस है, एक केस तो ये है अगर वो एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में तो सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन जो होती है प्रेजेंट होती है, और वो क्या होती है, सेल वाल सेल मेम्ब्रेन होती है, सॉरी। एनिमल सेल में सबसे बाहर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अगर वो रप्चर हो जाएगी तो क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म जो इसमें प्रेजेंट है वो यहाँ से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और सेल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अगर ये प्लांट सेल होती, जब भी क्या होता, तो ये सिलेक्टिव परमेबिलिटी जो है वो अपनी खो देती और सेल्स फंक्शन करना जो है वो छोड़ देती, और सेल क्या हो जाती, फिर भी डेड हो जाती है दोनों केस में। तो आप ये बता सकते हो जनरली, ज़्यादा बड़ा याद ना करके, कि जब भी आप सेल की सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देंगे या सेल वाल होती है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते, तो सेल फंक्शन करना क्या कर सकती है, छोड़ सकती है। What would happen to the life of a cell if there were no Golgi apparatus? तो आपको क्या करना है, आपको एक्चुअल में गोल्गी एपैरेटस का फंक्शन पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई अगर सेल जो है, सेल के साथ क्या होगा,
अगर उसमें गोल्गी एपरेटस ना हो तो गोल्गी एपरेटस नहीं होगा तो क्या होगा, बस गोल्गी एपरेटस का फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना कि गोल्गी एपरेटस क्या करता है। तो यहाँ पे इसने बताया है इफ़ देयर वर नो गोल्गी एपरेटस द मटेरियल सिंथेसिस बाय द एंडोप्लाज्म रेटिकुलम वुड नॉट बी कैरिड टू द वेरियस पार्ट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। तो इसको समझने के लिए देखिए क्या होता है कि ये होता है आपके एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इस तरीके से, और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन किसको देता है, ईआर को देता है। ईआर उसको क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो इससे आपको फंक्शन याद हो गया अब इसका कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, ईआर क्या करता है, उसको स्टोर करता है। और बाद में ये इसको किसके पास ट्रांसफ़र कर देता है, गोल्गी एपरेटस के पास। गोल्गी एपरेटस क्या करता है, इसको अलग अलग जगह पर जहाँ पे सेल को ज़रूरत है वहाँ पे इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो गोल्गी एपरेटस क्या कर रहा है, गोल्गी एपरेटस ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, और कुछ प्रोटीन अपने अंदर स्टोर करता है, और उस प्रोटीन के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी करता है। क्योंकि आपका जो प्रोटीन होता है वो एंजाइम की तरह भी काम करता है, हार्मोन की तरह भी काम करता है, ठीक है, एक कैरियर प्रोटीन की तरह भी काम करता है, रिसेप्टर की तरह भी काम करता है। तो उस प्रोटीन को अलग अलग फंक्शन कराने के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए, मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। तो वे मॉडिफिकेशन जो होता है वो गोल्गी एपरेटस के अंदर होता है, और उसको सही जगह पे ट्रांसपोर्ट करना जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, ये भी काम कौन करता है, गोल्गी एपरेटस करता है। तो अगर गोल्गी एपरेटस नहीं होगा तो प्रोटीन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा और मॉडिफाइड नहीं हो पाएगा, और सेल अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसके बाद जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया 5th नंबर क्वेश्चन है ये, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल और व्हाई। तो सिंपल सा आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एटीपी को जनरेट करता है। एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये आपके अंदर ऊर्जा का कार्य करता है। जैसे जनरेटर चलाने के लिए जो होता है डीजल की जरूरत होती है, इसी तरीके से जो है क्या होता है आपके अंदर जो ऊर्जा की जरूरत होती है वो क्या होती है, वो एटीपी बनती है, जिससे आपकी सेल्स काम करती है, और इसको कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। तो आप पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट फूड। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप इसको जो है वो स्ट्रक्चर बना के भी इसको बता सकते हैं, ठीक है, और इसमें कई चीज़ें पूछी जाती है जिसका आप जब लिखे इसे तो उसका क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। एक तो अमीबा किस तरीके से अपने फूड को गेन करता है। तो अमीबा जो है वो सुडोपोडिया, अमीबा की जो बॉडी होती है वो इरेगुलर होती है, तो वो अपनी बॉडी को कहीं से भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर सकता है और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि उसने क्या करा है, अपनी बॉडी को थोड़ा सा इंक्रीज करा है और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाई है। इनको कहते हैं सुडोपोडिया, ठीक है। इसका नाम जरूर आपको बताना है कि सुडोपोडिया होते हैं ये, और इन सुडोपोडिया की सहायता से ये फूड को क्या कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है, ठीक है। दूसरी बात आपको इसको ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, जिस प्रोसेस को यूज़ करता है, ठीक है, वो प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस होता है इसका फेगोसाइटोसिस, जो कि यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इन दो चीज़ों का आपको बताते वक्त ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर है उस आंसर में आप प्रोसेस का नाम बता रहे हैं और किसकी सहायता से जो है इनगल्फ किया जा रहा है, सुडोपोडिया की सहायता से इनगल्फ किया जा रहा है फूड को, वो आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद जो होता है अगला क्वेश्चन आपका है नंबर 7, वेयर डू द लिपिड एंड द प्रोटीन कंस्टिट्यूट द सेल मेम्ब्रेन गेट इज सिंथेसिस। तो कहाँ पे लिपिड और प्रोटीन जो है वो कंस्टिट्यूट द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसिस। तो लिपिड आर सिंथेसिस इन स्मूथ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम। लिपिड कहाँ बनते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम में बनते हैं। एंड फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसपोर्ट टू द सेल मेम्ब्रेन, जहाँ पे ये क्या कर दिए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन तक पहुँचा दिए जाते हैं। और प्रोटीन जो है वो राइबोसोम में बनते हैं, और यहाँ से क्या कर दिए जाते हैं, ये गोल्गी एपरेटस के थ्रू जो है वो ईआर से गोल्गी एपरेटस होते हुए कहाँ पे पहुँचा दिए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन तक पहुँचा दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन की जो है बनी हुई क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे इसने एक तरीके से ट्रिक से भी जो है क्वेश्चन दे दिया ये, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट वो ये भी पूछ सकता था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है। तो आप बताएंगे कि वो जो होते हैं लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। लिपिड की 2 लेयर होती है, प्रोटीन की जो होती है 1 लेयर होती है, सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर उसमें बनती है। उसको इसने ये ना कह के ये कह दिया कि लिपिड और प्रोटीन कहाँ बनते हैं और सेल मेम्ब्रेन को बनाने में उनका क्या रोल होता है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो
यहाँ पे आप बताएंगे भाई लिपिड जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में बनते हैं, प्रोटीन जो राइबोसोम में बनते हैं और वहाँ से वे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं और ट्रांसपोर्ट करके सेल मेम्ब्रेन तक पहुँचा दिए जाते हैं और वो वहाँ पर से बना लेते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है ऑस्मोसिस, जो कि हमने पहले भी कवर किया था। तो आप बता सकते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कोई सॉल्वेंट, याद रखना क्या वर्ड यूज़ कर रहा है, वाटर या सॉल्वेंट, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है आपका ऑस्मोसिस। ठीक है, क्या मूव करेगा, वाटर या सॉल्वेंट हायर से लोअर की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो ये आपके क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के और इंटेक्स के, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के। आप इनको इसमें से देखकर अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके हमसे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन को दोबारा से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन और आगे की वीडियो के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू।